अच्छा बच्चों मैंने sorry। अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने आपको दो तरीका तो बताया था। एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था और एक आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाया था। अच्छा इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है जो मैं भूल गया था आपको बताना। मैं आपको बता देता हूँ एक और इसका तरीका है। तरीका क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर है तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल बराबर कितना है, एक्सटीरियर प्लस 108 डिग्री, यानी कि डिफरेंस कितना दिया गया है। अगर एक्सटीरियर को मैं ई मान लूं तो डिफरेंस कितना है 108 डिग्री का। ये दूसरा है। और ये पहला आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इंटीरियर जो अंतः कोण है प्लस बाह्य कोण, यानी कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का मान जो होता है दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। डिफरेंस हमें दिया गया है। जब इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो एक्सटीरियर वाला कट जाएगा, यानी 2 टाइम्स इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, चूंकि हमने प्लस करा है तो प्लस करा है तो 180 डिग्री में अगर 108 को मैं जोड़ूं तो 180 में 100 जोड़ूंगा 280 प्लस 8 288। ठीक है, 288 को 2 से अगर भाग करूं तो 144, यानी इंटीरियर एंगल तो आ गया 144 का। लेकिन जैसा कि मैंने जो भी ये कॉन्सेप्ट होता है उसमें आपको अगर साइड्स निकालने हो किसी पॉलीगॉन के तो एक्सटीरियर एंगल बेहद इंपॉर्टेंट बनता है। जो बाह्य कोण होता है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पॉलीगॉन की जो साइड होगी ना, जो पॉलीगॉन की कितनी भुजाएं होंगी, ये 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल होगा। यानी एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना बेहद जरूरी है। या यूं कह लो कि एक्सटीरियर एंगल का जो मान होता है वो 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड्स होता है। ठीक है ना, तो एक्सटीरियर एंगल हमें जरूरत है इसमें। इंटीरियर तो आ गया कोई बात नहीं, अब एक्सटीरियर निकालते हैं। सो जैसा कि आपने देखा था कि इंटीरियर का 144 डिग्री अगर मान आ गया है तो आप किसी में वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू अगर पुट करूं तो ये हो जाएगा 144 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल कितनी आ जाएगी 36 डिग्री के आसपास। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई एन, तो n बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री बाई 36 डिग्री। सो ये हो जाएगा 10, यानी कि कितने भुजाओं वाला ये पॉलीगॉन होगा, 10 भुजाओं वाला। और 10 भुजाओं वाला पॉलीगॉन को क्या कहते हैं, डेकागॉन। ठीक है बच्चों। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो लेक्चर नंबर 3 में पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 को जब मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं वो बीपीएससी ने कभी ना कभी इस क्वेश्चन को पूछा है। और याद रखना कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पीवाईक्यू जो होता है वो एक रोड मैप की तरह काम करता है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किए हुए या बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को समझे हुए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाने हुए या लगाए हुए आप ये नहीं पता कर सकते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस कमीशन का, उस संस्था का किस टॉपिक से कितना प्यार है। अगर आपको ये पता करना है कि किस टॉपिक से कितना लगाव है और किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं ताकि आप अपने एक्यूरेसी को बढ़ा सको, अपनी तैयारी में एक रोड मैप को ड्रॉ कर सको ताकि आप उसी को फॉलो करो, इसके लिए जरूरी है कि आप पीवाईक्यू को लगवाओ। और पीवाईक्यू से बेहतर कोई मॉक टेस्ट नहीं होता। यकीन मानो, आप अगर हजारों मॉक टेस्ट दे लोगे वो भी जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसकी तुलना में कुछ नहीं होगा, वहां से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो मैं डायरेक्टली बीपीएससी पे अटैक कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी उड़ा दूंगा। ठीक है, तो बिना बकवास किए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो इसको। द कॉस्ट ऑफ 5 बैट्स, यानी कि 5 बल्ला है, 5 बैट है, एंड 18 बॉल्स, 18 गेंद है, यानी 5 बल्ला और 18 गेंद की जो कीमत है वो 6500 रुपए के आसपास में है।
एंड द कॉस्ट ऑफ 2 बैट्स एंड 20 बॉल्स इज 4200, यानी कि 2 बल्ला और 20 बॉल की कीमत 4200 रुपए है। तो ये पूछ रहा है कि कितना कीमत होगा एक बैट और एक बॉल का। ठीक है, तो चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। मानते हैं कि एक बैट की कीमत x है और एक बॉल की कीमत y है। ठीक है, अब पहले स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे तो क्या है, द कॉस्ट ऑफ 5 बैट्स, एक बैट की कीमत कितनी है x, तो 5x, एंड 18 बॉल्स है 18y बराबर कितना हो जाएगा 6500। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, फिर दूसरी बार क्या कहता है, ये 2 बैट्स, कॉस्ट ऑफ 2 बैट्स यानी 2x प्लस 20 बॉल्स यानी 20y इज इक्वल्स टू कितना 4200, ये दूसरा इक्वेशन है। और हमें पता क्या करना है, x प्लस y की कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, और याद रखना x प्लस y नहीं बोल रहा है, याद रखना रिस्पेक्टिवली इसमें लगा दिया गया, यानी कि व्हाट आर द कॉस्ट्स ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमें x प्लस वाई नहीं पता करना, यही बच्चे गलती कर देते हैं। हमें x कॉमा वाई यानी x की वैल्यू भी पता करना है और y का वैल्यू भी पता करना है, दोनों का अलग अलग वैल्यू पता करना है। ठीक है, चलो इस आपको पता है कि जब भी अगर सपोज कर लो नन ऑफ द अबव हम कब लगाते या सी एंड डी कांट बी डिटरमिन्ड अगर होता कब लगाते, जब मान लो कि हमें 3 वेरिएबल दिया रहता, 3 वेरिएबल रहता x y z रहता और 2 ही इक्वेशन होता। लेकिन आपको पता है यहाँ पे हमें 2 ही वेरिएबल है x एंड y एंड 2 इक्वेशन दिया हुआ, इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें बाबा, तो देखो इसका आसान तरीका ये होता है कि इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक को इक्वल बनाओ। आपको पता होना चाहिए कि 18y है और 20y है, दोनों को इक्वल बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बड़े नंबर से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, x को ही बराबर कर लेते हैं। अच्छा, ये 5 है ये 2 है, दोनों का कॉमन मल्टीपल कितना 10 होगा, यानी अगर मैं पहले में 2 से गुणा कर दूं दूसरे में 5 से, तो इक्वल हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन को आप क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो और दूसरे को 5 से गुणा कर दो। तो पहले को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 10x प्लस 36y बराबर कितना 65। 100 को 2 से गुणा करोगे तो 6000 को 2 से गुणा करोगे 12000 और 500 का 2 गुना 1000 यानी कि 13000। फिर इसको अपने 5 से गुणा किया है तो 10x यानी 10x, 20 5 100y बराबर कितना 4200 को 5 से गुना करना है। कैसे करोगे, 4000 गुने 5 मतलब 20000 और 200 गुने 5, 200 रुपए का 5 नोट अगर दूं तो 1000, तो 20000 और 1000 कितना होता है 21000। ये मान लो पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, आपको पता है कि ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, सो हम सेकेंड माइनस थर्ड कर देते हैं, सेकेंड माइनस दूसरे में से पहले को घटा देते हैं। जब आप ऐसा कुछ करोगे दूसरे में से जब आप पहले को घटाओगे तो आप ये पाओगे कि 10x तो कैंसिल हो जाएगा, 100y माइनस 36y बराबर हो जाएगा 21000 माइनस 13000। तो 100 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा, 36 4 40 और 60 यानी 64y इज इक्वल्स टू कितना, तो 21000 में से 13000 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ आप मुझे, 8000। अब इसको क्या भाग देना आसान है कि हाँ y इक्वल टू कितना 8000 बटा 64। तो 8000 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 64। 8 ही 64 कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा एक बार बताओ, क्या मैं इसको 2 चौके 8 लिख सकता हूँ, हाँ। इसे 500 लिख सकता हूँ क्या, हाँ। 2 दूनी 4, इसे मैं 250 लिख सकता हूँ, हाँ। 2 से 125, हाँ जी हाँ। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 125, जहां भी है आंसर को मार के निकल जाओ। y की वैल्यू 125 है, लेकिन याद रखना यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं है या मोर देन वन ऑफ द अबव होने के चांसेस बनते ही नहीं है, नन ऑफ द अबव भी है, यानी कि हो सकता है कि x की वैल्यू 850 ना हो। तो ऐसे केसेस में आपको निकालना बेहद जरूरी है x का वैल्यू भी। सो याद रखना y की वैल्यू कितनी 125, तो x का वैल्यू हमें निकालना है, किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो।
जैसे ये फाइनल इक्वेशन था ना, हम इसी में पुट कर देते हैं वैल्यू को। याद रखना इसमें मत पुट करना, इसमें थोड़ा पुट करोगे तो 6500, 4200, ये देखो 13000, 21000, ये थोड़ा सीधा नंबर है, इसमें आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा एक बार बताओ, इसमें तीसरे में इक्वेट करोगे या चौथे में, मतलब इसमें या इसमें, किसमें y के मान रखना आसान है? तो आप सीधे कहोगे इसमें। क्यों? क्योंकि 100 का मल्टीपल। देखो मैं किसको चूज भी मैं किसको कर रहा हूँ, मैं यही सोचना आपको सिखा रहा हूँ कि y की वैल्यू जब आई और मुझे x का वैल्यू निकालना है तो मैं इसमें पुट नहीं करूंगा, इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि देखो ये सीधा सीधा नहीं है। ठीक है, ये सीधा है, यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू सीधी है 13000, 21 है, यहाँ 4200, 6500 सीधा नहीं है, 13000, 21 सीधा वैल्यू है ये। अब इस दोनों में से किसमें मुझे चूज करना है, तो मैं थोड़ा चूजी हो जाता हूँ, इसको चूज करूंगा क्योंकि 100 का मल्टीपल है, इसे गुना करना आसान है। समझ रहे हो? ये छोटे छोटे स्टेप से अगर आप इसको करोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को करके लेके चले जाओगे। ठीक है, इसलिए देखो सोचना बेहद जरूरी होता है। सो y की वैल्यू 125 थी, मैं चौथे वाले में पुट करूंगा। जो तेज बच्चा होगा, जिसके पास कॉमन सेंस होगा, वो क्या करेगा, चौथे में पुट करेगा। सो 10x प्लस, अच्छा 125 को 100 से गुना करूंगा तो कितना भैया, 12500, बराबर कितना है, बराबर कितना है बताओ मुझे, 21000 है वैल्यू, सॉरी 21000 है वैल्यू। तो 10x इक्वल टू कितना, 21000 में से कितना कर दूं, 12500। अब बताओ अच्छे बच्चे होंगे वो कैसे घटाएंगे इसको, ये 500 को छोड़ दो, थोड़ा देर भूल जाओ, और 1000 को भी भूल जाओ। ठीक है ना, 20000 में से 12000 घटाना आसान है या नहीं है, मुझे ये बताओ। यूं कह लो कि 2500 को भूल जाओ और 1000 को ही भूल जाओ। जो बच्चे और स्मार्ट होंगे क्या करेंगे, 2500 को भूल जाएंगे, 1000 को भूल जाएंगे। तो 20000 में से 10000 घटाना आसान है, हाँ जी हाँ, 20000 में से 10000 घटाना आसान है, तो ये हो जाएगा 10000। अब प्लस 1000 तो जैसे का तैसा रह जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये जो 10000 है उसमें से 2500 घटाना आसान है या नहीं, हाँ जी। तो 1000 में से अगर मैं 2500 घटाऊंगा तो 7500 हो जाएगा, और प्लस 1000 यहाँ से है ही, तो कितना हो जाएगा, 8500 बराबर 10x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 850। आंसर आपका आ गया आगरा। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। चलो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, याद रखना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो मेरा तो यही मानना है कि आप इसको सबसे एंड में करो, क्योंकि ये बेहद टाइम कंज्यूमिंग है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं कर सकते। देखो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, उसके दो साइड का लेंथ दिया गया, ए बी दिया गया है ना। ए कितना है, 8 है, बी कितना है, 9 है, और एरिया भी हमें दिया गया है। एरिया कितना है, 12√5 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया दे दिया गया है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, सी की वैल्यू क्या होगी, है ना। एरिया दिया गया है, दो भुजाओं का मान दिया गया, तीसरी भुजाएं पूछी जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने का एक और तरीका देखो, अगर इसमें तीसरी भुजा दे देता तो हम आसानी से क्या करते, निकाल लेते सेमाई पेरीमीटर। अगर मान लो ट्रायंगल नहीं फिक्स है, तो देखो आपको ये तो पता होगा कि ट्रायंगल के कई सारे प्रकार होते हैं, कई सारे टाइप के त्रिभुज होते हैं, लेकिन मैं अगर इंपॉर्टेंट बीइंग बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता तो मैं सीधे कहता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आंसर दे दो भैया। अगर यही मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, सारे साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सारे साइड्स बराबर। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या हुआ, एक जो होगा वो 90 डिग्री पे कोण बनाएगा, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या हो गया कि सारे साइड्स बराबर हैं, सारे साइड ए हैं, तो इसका एरिया क्या होता है, 3/4 रूट के अंदर में ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर इज द एरिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सब में से कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सेमाई पेरीमीटर निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। और फिर हम क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट में जाते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करते हैं। ठीक है, इससे निकल जाएगा। लेकिन याद रखना इससे तो आंसर निकल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे सी जो है वो अननोन है। एरिया निकालना आसान है इससे, और भुजा निकालने में आपकी पूरी उम्र बीत जाएगी, आप बुढ़े हो जाओगे लेकिन निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड से, और ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं फॉर्मूला को। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, इसलिए मैंने थोड़ा स्पेस के लिए ये ओपन अलग से कर लिया है कैनवास को। ये एक्चुअली पेंट का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ठीक है बच्चों,
सो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एरिया दिया गया है, ठीक है, तो एरिया का आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको ऑलवेज कहा है 1/2 इंटू, ठीक है, ए इंटू बी, यानी दोनों भुजाओं का मान। अगर राइट एंगल होता तो यहीं पे हमें स्टॉप कर देते, लेकिन ये राइट एंगल है ही नहीं, त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज है ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है। सो इसलिए जब ऐसे परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जब आपको पता नहीं हो कौन सा त्रिभुज हो, तो वैसे केसेस में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू फर्स्ट साइड इंटू सेकेंड साइड, और उसको गुना किसे करते हैं हम लोग, साइन सी से गुना करते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, आपको इसे याद रखना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो एरिया की वैल्यू हमें दी गई है, एरिया कितना है 12√5 इज इक्वल टू कितना 1/2 इंटू 8 इंटू 9 इंटू साइन सी। यहाँ से हमें साइन सी की वैल्यू पता करना पड़ेगा, 2 चौके 8 और 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9। सो इस साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, √5/3। आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, परपेंडिकुलर को आई थिंक लंब बोला जाता है और हाइपोटेनस को आई थिंक कर्ण बोला जाता है, लंब बटा कर्ण हमें पता है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन जब भी हो, तो एरिया का आपने फॉर्मूला देख लिया कि 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी होता है, साइन सी का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। अब साइन सी से हमें कॉस सी पे पहुंचना है कि कॉस सी का इस्तेमाल करके ही हम थर्ड साइड को निकाल सकते हैं और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो याद रखें कि जब हमें साइन सी लंब और कर्ण मिल गया है, तो एक बताओ आधार हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आपको पता है कि चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, लंब और कर्ण अगर हमें पता चल जाता है तो आधार पता करने का एक ही तरीका है, वो है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और रूट में हो जाता है। या यूं कह लो कि आधार का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के यूं देखो तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। इसी को घुमा फिरा के लिखा जाता है। चूंकि हमें बेस चाहिए, हमें चूंकि आधार चाहिए, ये चाहिए, तो हमने इसको यहीं रखा है, इसको इधर भेज दिया, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। ये बी स्क्वायर बराबर है, लेकिन हमें बी का मान चाहिए तो रूट में चला गया ये। सो अगर एच स्क्वायर में करूं तो एच की वैल्यू कितनी है, 3, 3 तिहाई 9 में से जाएगा √5 का स्क्वायर 5, यानी रूट में हो जाएगा 4। रूट जब भी हटता है तो +-2, ये लिखना सीखो, कोई भी मास्टर आपको नहीं सिखाएगा। +-2 इसलिए कि जब कभी हार्ड क्वेश्चन बनता है तो उसमें कई सारे सेट्स और कई सारे पॉसिबिलिटी के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे -2 से भी आपको चेक करना पड़ सकता है, यानी कि प्लस माइनस दोनों वैल्यू से। सो अगर हमें बेस लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, +-2। अब बताइए यहाँ से क्या मैं cos थीटा लिख सकता हूँ क्या, cos सी का मान लिख सकता हूँ क्या, हाँ जी। बेस बाय हाइट यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार कितना है +-2 और कर्ण कितना है 3, यानी कि वैल्यू कितनी होगी +-2/3। सो हम प्लस को लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस परिस्थिति में हमें क्या करना है, सिर्फ थर्ड साइड की सिर्फ मुझे वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो इसे हम लोग कर देते हैं इरेज और फिर मिलते हैं। तो ठीक है, चलो, हमें आपको पता है कि हमें इसकी वैल्यू पता चल गई थी कि cos c की वैल्यू पता चल गई थी 2/3, प्लस माइनस में था, हमने पॉजिटिव ले लिया मॉड लेकर के, ठीक है। तो 2/3 cos c की वैल्यू है। मैंने आपको कहा था कि एरिया का फॉर्मूला आप याद रखना, क्योंकि उससे साइन सी की वैल्यू आ जाएगी, साइन सी से cos c निकालना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि cos c का इस्तेमाल करके ही हम थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। अच्छा, थर्ड साइड को निकालने का फॉर्मूला क्या है, थर्ड साइड को निकालने का फॉर्मूला ये है कि सी स्क्वायर इन थर्ड साइड का स्क्वायर बराबर फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट साइड इंटू सेकेंड साइड इंटू कॉस सी। आ गया समझ में, इसीलिए हमें कॉस सी की जरूरत थी। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, बी स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, -2 इंटू 8 इंटू 9 इंटू कॉस सी कितना है 2/3, 3 तिहाई 9,
ठीक है, 3 3 9 जब मैं करूंगा तो 64 और 81 मिलके कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और 8 और 6 14, यानी 145 माइनस, देखो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दिया ही 96, तो 32 दिया अगर 96 में करूं तो आपको पता होना चाहिए। अब इसको घटाएंगे, बहुत सारे बच्चे तो घटाने बैठ जाएंगे भैया, 145 माइनस 96, तो ये 5 घट नहीं सकता, तो 1 लेंगे, 15 में से 9, ऐसे नहीं करना बच्चों। 145 को 100 प्लस 45 लिख सकते हैं, माइनस 96 करो। अब 100 में से बताओ 96 घटाना आसान है कि नहीं? हाँ जी, 100 रुपये में 96 रुपये घटाना 4 रुपया, 4 में 45 रुपये जोड़ दूंगा तो 49 रुपया, 49 रुपये सी स्क्वायर, यानी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि 7 कहीं तो ये स्क्वायर है, यानी थर्ड साइड की वैल्यू कितनी, 7 सेंटीमीटर। सो इसका क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर, एक दुकानदार है, इस दुकानदार का नाम है रामलाल। सो रामलाल जी जो हैं वो परचेज करते हैं एक आइटम को। आइटम मतलब क्या हो गया, आइटम नाचने वाली आइटम मत समझ लेना। आइटम का मतलब होता है कोई भी आर्टिकल, यानी कि कोई भी वस्तु। चलो इस वस्तु को हम मान लेते हैं आपका बुक, एक किताब। तो रामलाल जी जो है किताब को खरीदते हैं 615 रुपए में और बेच देते हैं 820 रुपए में। सो ये जो रामलाल जी हैं इन्होंने खरीदा कितने में, 615 में, बेचा कितने में, 820 में। तो इन्हें ओबियस सी बात है, हमें दिख तो रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, दिख रहा है कि हमें इन्हें लाभ तो हुआ है। रामलाल जी को कितने का लाभ हुआ है वो हमसे पूछा जा रहा है। देखो, एक तो फॉर्मूला और एक यूनिटरी मेथड। हालांकि हर एक जगह यूनिटरी मेथड को मत घुसेड़ देना, कई बार फॉर्मूला घुसाना भी आसान होता है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद ना हो तब आप यूनिटरी मेथड के पास जा सकते हो। तो यूनिटरी मेथड से पहले हम करते हैं, फिर आपको हम फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, देखो भैया, 615 में मैं कितना जोड़ूं कि 820, यानी दोनों का डिफरेंस निकालो, वही तो प्रॉफिट है बाबा, दोनों का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट है। तो एक बार बताओ, 820 में से जब 615 घटाना हो तो आसान क्या है भाई, बिल्कुल आसान है। 800 में से 600 को घटा देंगे तो 200, और 20 में से 15 घटाएंगे तो 5, यानी 205। यानी ये रामलाल जी जो है ना, ये जो रामलाल जी जो है, हमारे प्यारे रामलाल जी, इनको क्या हुआ होगा, इनको 205 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन आइटम इसने कितने में खरीदा है, 615 रुपए में। तो एक बार बताइए, ये जो 205 रुपया है वो कितने में प्रॉफिट, तो 205 बट्टा जितने में प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखते हैं, 205 615, है ना। तो बताइए 205 से 615 हम कितने में पहुंच सकते हैं। तो 615 का अगर 1/3 में करूं तो 205 पहुंच सकता हूं, बात समझ रहे हो। तो ये 33% हो जाएगा, 33%। यानी देखो, सिंपल क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है और उसका मल्टीपल देखना है। डिफरेंस निकाला है, मल्टीपल, देखो डिफरेंस निकाला हमने, 205 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, एक और, ये तो यूनिटरी मेथड कंप्लीटली नहीं है, इसमें यूनिटरी मेथड और कुछ कॉन्सेप्ट का भी बात आ गया है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, कंप्लीटली यूनिटरी मेथड से इसे देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि ये रामलाल जी जो हैं उनका, वो कितने में खरीद के लाते हैं ये किताब को, 615 रुपए में, बेचते कितने में है भैया, 820 रुपए में। दोनों का अंतर कितना है भैया, डिफरेंस कितना है, हमेशा डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना, 205 रुपए का है। यानी रामलाल जी ने 205 रुपए का, डिफरेंस पॉजिटिव में है तो रामलाल जी ने क्या किया, 205 रुपए का प्रॉफिट तो कमाया है भैया, 205 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब देखो 615 जो था इनका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। तो 615 को अगर मैं 100% मान के चलूं तो इसका 10%, क्योंकि देखो इसी में तो प्रॉफिट हुआ होगा, तो 615 का कितना परसेंट 205 हो सकता है ये हमें निकालना है। यानी 615 रुपए का 205 रुपए कितना परसेंट हो सकता है ये भी निकाल सकते हो आप। कैसे, ये देखो 100% हो गया, हमेशा 100 और 10 में खेलो, ठीक है। तो 10% कितना होगा, 61.5। तो भैया 10% और कितना होगा, 61.5। क्योंकि हमें क्या करना है, कितने वैल्यू, 205 तक जानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि 61.5 को अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो 240 हो जाएगा। ये तो क्रॉस कर जाएगा लिमिट को, तो 4 टाइम नहीं हो सकता।
और 3 करूं तो 180 के आसपास में 60 थी, 180 के आसपास वैल्यू आएगी। यानी कि पक्का है कि रामलाल जी को प्रॉफिट 30 से 40% के बीच में हुआ होगा। 40% जा नहीं सकता, 30% से ऊपर और 40 से नीचे कहीं पे हुआ होगा प्रॉफिट इनको। इतना हमें पता चल गया, ये वैल्यू देखते ही पता चलना चाहिए। 10% निकाल लिया, 615 का 10% 61 रुपया 50 पैसे होता है। तो भैया 10% 3 बार हमने लिख दिया। अब 3 बार को गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 1 3 1 4, 6 3 18, यानी 184 रुपया 50 पैसा ही अभी हमें आ पाया है। लेकिन हमें कितना तक जाना है? 205 रुपया तक जाना है। अब हम 40 तो कर नहीं सकते, तो 5% और जोड़ के देख लेते हैं भैया। 5% अगर जोड़ेंगे तो आपको पता है कि 61.5 का आधा कितना? तो अब आधा करने में भी आपको अगर दिमाग खराब हो रहा हो तो कैसे करना है आपको, देखो मैं बताता हूँ। 60 रुपये का आधा कितना? 30 रुपया। 1 रुपये का आधा कितना भैया? 50 पैसा, है ना। इसका आधा 50 पैसा, और 50 पैसे का आधा कितना? 25 पैसा। तो आंसर कितना होगा? 30 रुपया 75 पैसा। यानी कि 30 रुपया 75 पैसा अगर मैं 184 में जोड़ दूं, 184 में 50 पैसा में जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा? 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 4 1 5 8 3 11, 215 रुपया 25 पैसा आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए 205, यानी ये तो पक्का हो गया कि 35% भी नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा और 30 से ज्यादा होगा। तो ये 25 हो नहीं सकता, 35 हो नहीं सकता, यानी आंसर ये हो गया। अब पक्का यही आंसर आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो 3 बार जब आपने 30% जोड़ा था तो 61.5 इंटू 3 यानी कि 184.50 पैसा आ गया था। ठीक है, अब आपको पता है कि 10% अगर इतना है तो 1% कितना होगा भैया? 10% इतना तो 1% कितना? 1% कितना? 6 रुपया 15 पैसा। तो 1% 6 रुपया 15 पैसा, तो 3 रुपया कितना? 18 रुपया 45 पैसा। तो यहाँ पे जोड़ो 18 रुपया 45 पैसा को, देखो कितना होता है। 8 से 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9, 1 10 के 0 हासिल 2, 202.95 पैसा। अब 205 हमें पहुंचना है। आपको पता अभी तक हम कितने पहुंच पाए हैं? 33% ही पहुंच पाए हैं। और इसका भी अगर 1/3 में करूं, क्योंकि ये तो 1% का मान है, इसका अगर 1/3 करूं तो ये 2 रुपए के आसपास में होगा, 2 रुपया 5 पैसा। सो अगर 202 रुपया 95 पैसा में 2 रुपया 5 पैसा में जोड़ दूं तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 9 10 के 0 हासिल 1, 2 2 1 4 1 5, 205 रुपया आ जाएगा आंसर। है क्या 205 कहीं पर? 205 पूरा हो गया देखो, यानी 33.33% विल बी द करेक्ट आंसर। ये यूनिटरी मेथड है बाबू। और मैंने आपको क्यों बताया? आप कहोगे सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ये तो बहुत ही लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग। नहीं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसे आपने सीख लिया। इसमें क्या सीखा आपने कि भैया देखो हमें जब कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो 100% मान के चलेंगे कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस निकालेंगे कि कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस कितना। डिफरेंस अगर पॉजिटिव है मतलब प्रॉफिट में आए होंगे। अच्छा, डिफरेंस जो भी अंतर है वो हम पता करना चाहेंगे कि ये जो कॉस्ट प्राइस है उसके रेस्पेक्ट में कितना, यानी कि 615 का कितना परसेंट जो होगा वो 205 हो जाएगा। ऐसे भी आप जोड़ सकते हो कि 615 का कितना परसेंट 205 हो जाएगा। 615 गुने x% 205 हो जाए। अब तो x की वैल्यू पता कर लो तब भी आंसर आ जाएगा 205 गुने 100 डिवाइडेड बाई 615। गौर से देखोगे तो ये 100/3 यानी 33.33% यहाँ से भी आ गया। और यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हो। कैसे? कि देखो भैया कॉस्ट प्राइस जो है 615 उसको 100% मान लो, तो 10% कितना? 61 रुपया 50 पैसा। तो 20% कितना? 61, फिर से 61 रुपया 50 पैसा। 30% कितना? इतना। और सीधे हमने क्या देखा? ऑप्शंस को देखा कि एक 25 है, एक 33 है, एक 35 है भैया। सीधे हम 3 से जब गुना करेंगे 61.5 में, तो 3 से गुना करेंगे यानी कि 180 के आसपास में वैल्यू आ रहा है, हमें 205 पहुंचना है। 4 से गुना करेंगे तो भैया ये गड़बड़ा जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। यानी कि 30 से 40 के बीच में ही आंसर होगा, क्योंकि ये तो 180 प्लस है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। फिर हम क्या करेंगे? जैसे कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो 10% का मान निकाल लो, 5% का निकाल लो और 1% का निकाल लो, आपका आंसर बन जाएगा। 10, 5 और 1%। तो हमने 3 बार 10% निकाला, आप देख रहे हो। 3 बार हमने 1% निकाला है और 1 बार 1% का 1/3 निकाल के जोड़ दिया, काम मेरा बन गया। लेकिन क्या हर एक जगह हमें यूनिटरी मेथड का प्रयोग करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता तब हम यूनिटरी मेथड का प्रयोग करते हैं, या कैलकुलेशन अगर लेंदी होता तो यूनिटरी मेथड का प्रयोग करके हम आंसर
निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन बेहद ही सिंपल है, इसलिए हर एक जगह पे मुंडी मत घुसेड़ना, है ना। कहीं कहीं पे डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगाना चाहिए। और फॉर्मूला क्या होगा भैया, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट क्या होता है बताओ मुझे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट। परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में निकालना है भैया, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, गुने 100। यही तो फॉर्मूला होता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो डिफरेंस है। डिफरेंस कितना आ रहा था, 205। कॉस्ट प्राइस कितना, 615। गुने 100, 205 को काट दो और 100 को 3 से डिवाइड करोगे, 33.33%। तो बॉम्बे इज द आंसर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर 50 नंबर्स, 50 नंबर्स दिए गए हैं। इच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। ठीक है, 50 नंबर दिए गए और सारे के सारे नंबर जो हैं वो 53 से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एंड द मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज, मीन जो ऑब्टेन किया गया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो -3.5 है। तो जो गिवन नंबर जो पहले जो 50 नंबर था उसका मीन क्या रहा होगा। तो सबसे पहली बात कि बच्चों इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मीन मीडियन मोड क्या होता है। ये अभी ही समाप्त हो जाएगा तो आपके लिए भी बेहतरीन है। ठीक है, तो 3 चीजें होती हैं जैसा कि आप जानते होंगे। 3 चीजें होती हैं, एक होता है आपका मीन, ठीक है, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। राइट, मीन क्या होता है बच्चों, मीन होता है एवरेज, औसत को ही मीन बोला जाता है। और मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब होता है मिडिल वैल्यू, मिडिल वाला वैल्यू को मीडियन कहा जाता है। मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि कौन ज्यादा बार अकर हुआ है, दैट इज व्हाट वी कॉल मोड। मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू इज कॉल्ड एज मीडियन। एंड मीन क्या होता है, एवरेज। ठीक है, तो मैं आपको एक सेट दे रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, वो सेट जो है वो क्या होगा, वो सेट मैं आपको दे रहा हूं 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये एक सेट है। अब इसमें मुझे बताओ मीन क्या होगा। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो सम किसका सम, सेट का सम 2 + 3 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, सो डिवाइडेड बाय 5। तो अगर इसको करेंगे तो 2 और 3 होता है 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 4 2 3 5 8, 12 5 17, 17/5 करोगे तो 5 तिहाई 15, 2 0 यानी कि 3.4। सो हमारे पास एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, 3.4। अच्छा, मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू। तो मिडिल मतलब क्या हो गया, जो बीच में आए। ये ऑड है, याद रखना, ऑड नंबर यानी 5 बार अकरिंग हो रहा है, यानी तीसरे स्थान पे, थर्ड पोजीशन पे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला 3 इज द मीडियन वैल्यू। ठीक है, मोड यानी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जो ज्यादा बार अकर हुआ हो। तो ज्यादा बार कौन अकर हो रहा है भैया, 2 बार इसमें रिपीट हो रहा है, तो मोड भी क्या हो जाएगा, 3। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सॉरी ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट है मीन मीडियन मोड का। अब हम इस क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो दिया क्या गया है, देयर आर 50 नंबर्स। ये 50 नंबर कुछ भी हो सकता है। सो ये मत मान लेना शुरू में जाकर के कि 1 से लेकर 50 तक होगा नंबर। ऐसे में आप गलती कर दोगे। 1 से लेकर 50 तक अगर आप करने जाओगे ना, तो मीन जब आप निकालोगे ना इसका, जब आप इसका मीन निकालोगे तो 27.5 आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, 1 से लेकर 50 तक का मीन कितना आता है, कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, सॉरी, हाँ ये 1 से लेकर 50 तक का तो ये तो कम ही आएगा। ठीक है, ये मैं 53 के बारे में कह रहा हूँ, जब 53 सब्ट्रैक्ट होगा उसके बाद कितना होगा। ठीक है, तो उसके बाद में तो दूसरा कुछ आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 कर देते हो एवरेज के लिए, या कोई भी माध्यम हो, सम ऑफ द 50 नंबर कैलकुलेट कर लो, डिवाइडेड बाई 50 कर लेना। ठीक है, सम ऑफ द 50 नंबर क्या होता है आपको पता ही है, नंबर 50 बार आ रहा है, n × n + 1/2 और ये 50 नीचे में हो गया। n क्या है, 50, 50
गुने 51/2 गुने 50, 50 से 50 कट जाएगा, यानी 51/2 यानी कि 25.50। ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका मीन यहाँ से 1 से लेकर 50 तक। लेकिन ये कुछ कह ही नहीं रहा है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या मानेंगे नंबर को, x1 x2 से लेकर के xn तक, यानी जनरल टर्म में मैं बात करूँ तो इसे मैं xi मान सकता हूँ। सो ऐसे 50 नंबर है, तो इसे मैंने xi जनरलाइज कर दिया है, वेयर i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 50 तक, 1 टू लेकर 50 तक की वैल्यू को एज्यूम कर लेगा। सो इसे लिखने का एक और तरीका हो सकता है, मतलब xi मैंने अभी लिखा है, ठीक है। सो 50 नंबर है, xi की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेकर के 50 तक, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। प्रत्येक नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, प्रत्येक नंबर से 53 नहीं, प्रत्येक नंबर 53 से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। यानी yi अगर नया नंबर मैं लूं तो सपोज कर लो अगर ये xi है, सो किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53, यानी 53 में से घट रहा है xi। यानी कि सपोज कर लो y1 हो तो 53 माइनस x1 हो, y2 हो तो 53 माइनस x2 हो, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ, y50 तक चला जाए, क्योंकि 50 तक हमारा लिस्ट है। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जैसे कि प्रत्येक नंबर में से जब आप 53 घटाते हो तो जो इसका मीन है वो हमें दिया गया है। सो yi का जो मीन दिया गया है, मीन जो दिया गया है yi का, वो दिया गया है आपको -3.5। और मीन yi के निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ yi को क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 से लेकर के 50। देखो ये समेशन का सिंबल होता है, सम ऑफ द yi यानी कि सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर कितना 50, तो ये क्या है -3.5 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द मीन ऑफ द गिवन नंबर्स। गिवन नंबर क्या था, xi था, गिवन नंबर क्या था, x1 से x50 तक यानी xi था। तो इसका मीन अगर निकालना हो हमें, तो हमें निकालना क्या है, i इक्वल टू 1 से लेकर के 50 तक डिवाइडेड बाई 50, यानी हमें चाहिए ये वाली वैल्यू, लेकिन हमें दी गई है नए वाले की वैल्यू। नए वाले को पुराने के टर्म में कुछ लिख सकते हैं क्या, क्या इसको हम कुछ लिख सकते हैं क्या, हाँ जी, -3.5 तो एज इट इज रह जाएगा, इधर वाले को तोड़ते हैं। yi की वैल्यू क्या थी, 53 माइनस xi, सो हम लिखेंगे समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर के 50 तक, yi की वैल्यू क्या है 53 माइनस xi डिवाइडेड बाई 50। इसे अगर फर्दर मैं तोड़ दूं तो आपको पता है कि ये 53 माइनस एक्स यानी 53 50 बार आएगा, तो 53 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो होता है वो सम के बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि 53 50 बार तो आना ही है, तो 50 गुने 53 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, और माइनस समेशन आई से लेकर आई 1 से लेकर 50 तक एक्स आई, ये लिख सकता हूँ ऐसे। फिर दोनों को अलग अलग में कर दूं, 50 गुने 53/50 माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके 50 xi/50, यही तो मीन वैल्यू है जो कि हमें चाहिए भैया। तो इसकी वैल्यू -3.5 है, आपको ये चीज़ पता है, 50 से 50 तो कट गया, आपको पता है। सो ये माइनस में इसको इधर लेके आते हैं, तो मीन जो है इसे हम लोग मान लेते हैं मीन जो ओल्ड वाला है MO, ठीक है। सो MO अगर इधर आ जाएगा तो इधर की तरफ वाला 53 एज इट इज रह जाएगा, -3.5 इधर आकर के क्या हो जाएगा +3.5, 53 में 3.5 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 56.5। क्या कोई आंसर है 56.5, हाँ जी आगरा आंसर है, यानी यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, आपको इसका आंसर तो पता चल ही गया होगा 56.5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हैकर एक बैड गाई है, हैकर को क्या कहते हैं, बैड गाई। एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं हैकिंग वगैरह भी जानता हूँ, परंतु एथिकल हैकिंग का हमने कोर्स किया है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें एक्चुअली एथिक्स के विरुद्ध होती है, ये आपके मर्यादाओं के विरुद्ध होती है, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो जो भी अगर आप में से कोई हैकर है, इवन वाईफाई पासवर्ड हैकर, तो ऐसा गलती मत करो, ठीक है। हैकर एक बैड गाई है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है फाइंड्स द ATM पिन, आप ATM में गए, आप सीधे साधे व्यक्ति हो, ये हैकर वहां खड़ा था, तो ATM पिन जो है आपका इस हैकर को पता चल जाता है, लेकिन आप चूंकि छुपा छुपा करके ATM का पिन डाल रहे हो,
आपने एटीएम को ढक के रखा और छुपा छुपा करके आप एटीएम का पिन डाल रहे हो, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति भी चालाक है, ये व्यक्ति आपको थोड़ा थोड़ा झुक झुक करके इधर उधर करके देखे जा रहा है, ठीक है। तो इसे कुछ एक रफ आइडिया मिल जाता है। क्या होता है, इसे एक रफ आइडिया मिलता है। क्या आइडिया मिलता है उसके बारे में ये क्वेश्चन बात कर रहा है, फिर उसी से हम पता कर लेंगे। मतलब ये हैकर है बहुत शातिर दिमाग का। ये क्या कर रहा है, आप एटीएम में गए हो पैसा निकालने, है ना, पैसा आप निकालने गए एटीएम में कि चलो ठीक है आज तो गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी मनाएंगे, ठीक है। तो आप गए हो एटीएम में पैसा निकालने, ठीक है। ये हैकर जो है वो क्या कर रहा है, वहीं पे खड़ा है। आपने देखा कि ये आदमी, एक आदमी है हमारे पीछे खड़ा है, तो आपने क्या किया, एटीएम को ढकना चालू कर दिया और ढक ढक करके आप सेक्रेटली पासवर्ड डाल रहे हो। लेकिन ये भी शातिर दिमाग का आदमी है, ये बोल रहा है हम तो आज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये क्या कर रहा है, ये भी झांक रहा है बार बार, आपको इधर उधर करके झांक करके, और थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। यानी कि ना आप इसे पूरा आइडिया देते हो और न ये आपको छोड़ रहा है, इसे थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया। लेकिन है बहुत चालाक व्यक्ति, ये घर पे लौटता है और जो जो चीजें इस क्वेश्चन में दी गई है उसके हिसाब से उसे एक आइडिया मिलता है कि आपने क्या क्या अंक कहाँ कहाँ दबाया है, और इससे ये पता कर लेगा कि आपका पासवर्ड क्या है, फिर आपके पूरे पैसे साफ कर देगा। ठीक है। तो देखो, अ हैकर फाइंड्स दैट द एटीएम पिन ऑफ अ पर्सन हैज फर्स्ट 2 डिजिट। देखिए एटीएम में कितने पिन, सबसे पहली बात तो आपको यही पता करना होगा कि एक एटीएम जो होता है, कितने लोगों ने एटीएम चलाया है, मुझे उम्मीद लगता है सब लोगों ने चलाया होगा, ठीक है। एटीएम में 4 पिन हम लोग डालते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि द फर्स्ट 2 डिजिट्स, यानी पहले 2 अंक जो हैं वो 3 से 8 तक की वैल्यू को एज्यूम करते हैं। यानी ये और ये जो पहला 2 जो है उसमें 3 से 8 की वैल्यू होगी और कोई वैल्यू नहीं होगा। यानी इस 2 जगहों पे 0, 1 और 2 और 9 नहीं होगा, मतलब ये 4 अंक तो होंगे ही नहीं। एंड द 4th डिजिट इज आइदर 0 और 9, यानी ये चौथा डिजिट तो भैया फिक्स हो गया कि या तो 0 होगा इसमें या 9 होगा, ठीक है। तो इस हैकर को ये तो पता चल चुका है कि चौथे डिजिट में आपने 0 या 9 में से कोई अंक डाला है और पहले 2 डिजिट में आपने 3 से 8 तक का कोई अंक डाला है, इतना इसको पता है, ठीक है। और आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्या कह रहा है कि कितने अटेम्प्ट में हैकर आपका पिन डिकोड कर लेगा, इस व्यक्ति का पिन डिकोड कर लेगा, इस व्यक्ति का पिन क्या होगा, ठीक है। कितने अटेम्प्ट में ये डिकोड कर सकता है। तो देखिए पहले 2 डिजिट के लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन, लेकिन इसके लिए कंडीशन नहीं है। और देखिए कहीं ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, इसमें हम सबसे पहले खोजते हैं एक नॉर्मल वर्ड जो कि कहता है रिपीटेशन। क्या इसमें रिपीटेशन है लिखा हुआ कि रिपीटेशन इज नॉट। देखो आप डिजिट को रिपीट तभी कर सकते हो जब इसमें जनरली कुछ नहीं लिखा हुआ हो, या लिखा हुआ हो कि आपको रिपीटेशन करना है, या कुछ नहीं लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कहीं पे लिख दिया जाता है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो उसमें आप डिजिट को रिपीट नहीं कर पाओगे। यानी उस परिस्थिति में आपका आंसर बदल जाएगा। यानी कि मान लो सपोज कर लो कि 1 अगर हमने यहाँ 3 अगर हमने यहाँ डाल दिया तीसरा डिजिट, यानी कि अब तीसरा डिजिट यहाँ कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, उसी के हिसाब से कंडीशन चलना चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। डिजिट रिपीट हो सकता है क्योंकि एटीएम में भी डिजिट रिपीट होता है। कई सारे लोग होते हैं जैसे 8838 हो सकता है एटीएम का पिन, है ना। तो अब देखते हैं 3 से लेकर के 8 तक। तो आप देखो 3 से लेकर 8 तक कितने, 3 4 5 6 7 8, तो कितने टोटल नंबर हुए, 3 और 3 6। यानी इस जगह को 6 तरीके से फिलअप किया जाता है। इसमें 3 से लेकर 8 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसलिए इसमें भी 3 से लेकर 8 तक कुछ भी हो सकता है। रिपीटेशन नहीं होता तो ये 5 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है तीसरे के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी इसको हम 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू भर सकते हैं, यानी टोटल 10 वैल्यू, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक अगर आप भरोगे तो टोटल 10 अंक की पॉसिबिलिटी बनती है। 0 1 2 से लेकर के 9 तक कुछ भी इसमें आ सकता है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो चूंकि 2 अंक यहाँ से जा चुके होते हैं और इसमें चूंकि हमें कंडीशनिंग करना होता, 2 में से ये 0 9 यहाँ पे आ नहीं सकता है, तो 4 अंक तो इसके चले जाते, तो यहाँ पे 6 आ जाता है। बात समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे अभी 10 आएगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। और इसको भरने के 2 ही तरीके, तो पूरे अटेम्प्ट कितने, सबको गुना कर दो,
पहले बॉक्स को भरने के 6 तरीके, दूसरे को 6 तरीके, तीसरे को 10 तरीके, चौथे को 2 तरीके। 6 एक 36, 36 दूनी 72 और 72 दाएं के 720। यानी ये जो बैड गाई जो है, हैकर जो है, वो 720 अटेम्प्ट में आपका एटीएम पता कर लेगा कि हाँ आपका पासवर्ड क्या रहा होगा। लेकिन पता है आपको 720 अटेम्प्ट एटीएम अलाउ ही नहीं करता, 3 अटेम्प्ट ही अलाउड होता है, ठीक है। या कभी कभी ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन 720 तो सर्टेनली नहीं है, आपका एटीएम तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। तो अब चिंता मत करो, ऐसे हैकर पुअर हैकर होते हैं, इन्हें पता नहीं होता क्या करना है।